हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा कक्षा 9 की गणित। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 यानी कि 1.2 को, जिसमें हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सत्य और असत्य में बताना है। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? अपरिमेय का संख्या क्या होती है? देखिए, जैसे √3, √2, अंडर रूट। अब देखिए, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इस तरीके से जो भी अंडर रूट में आते हैं, या फिर कुछ ऐसे दशमलव, जैसे पाई हो गया। पाई का मान हम दशमलव में लिखते जब है 3.14, ऐसे बढ़ता चला जाता है और कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो जो नॉन रिपीटेड होते हैं वो सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। और जब हमने आपको इस चैप्टर का पहला लेक्चर दिया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ पर m क्या है? एक पूर्णांक है। तो देखिए, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? देखिए, क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत से बिंदु होते हैं और सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को हम इस रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं जहाँ पर अंडर के अंदर जो संख्या लिखी जाएगी वो एक पूर्णांक हो। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जिनको हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितने भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो मान लेते हैं हम दो एक वास्तविक संख्या और साथ ही एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये परिमेय हो गया, लेकिन क्या कह रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी। ठीक, इस तरीके से जैसे कोई एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 0 लेते हैं। ठीक है, तो 0 क्या है? एक वास्तविक संख्या है और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और ये p/q का फॉर्म बन गया। और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए, जैसे अगर हम एक संख्या, एक क्या है? हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिलता है? 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म का होगा और ये हो जाएगा हमारा परिमेय। ठीक है, उदाहरण हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसका परिमेय हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम √2 का वर्गमूल यानी कि 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये एक ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसको हम, मतलब कि एक इसका जो दशमलव रूप, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव में आएगा और वो एक शांत दशमलव नहीं होगा। वो क्या होगा? वो होगा को कल हमने आपको पढ़ाया था, अनावसीन अनावर्ती दशमलव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू होगी 1.4 ऐसे करके ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ऐसे अगर हम 3 का वर्गमूल निकालें तो 3 का वर्गमूल भी कुछ भी इसी तरीके से आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये भी क्या हो गया? √3 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम √4 का वर्गमूल निकालते हैं, मतलब 4 का वर्गमूल निकालते हैं 4 का, तो यहाँ पे 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हमने निकाले, तो कुछ के जो वर्गमूल थे, यानी कि जो संख्या थी वो वर्गमूल थे, वो क्या हुए? कुछ परिमेय थी, कुछ अपरिमेय थी, कुछ अपरिमेय थी, कुछ परिमेय थी। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये सेंटेंस गलत है।
ठीक है। और इसका उदाहरण भी हमने आपको देकर बता दिया कि जैसे 1 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो परमेय संख्या आती है, 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो अपरमेय आती है, 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो अपरमेय आती है और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो परमेय आती है। इस तरीके से 5 भी अपरमेय, √5 भी अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा एक पटरी, एक स्केल, और उसके बाद आप एक प्रकार ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें आप पेंसिल या पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाना है। पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन पहले बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 14 सेंटीमीटर का हमने इसको खींच लिया है, ठीक है, जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। और यहाँ पे 0 हम मानते हैं क्योंकि इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन हम इसको मान चलते हैं ये यूनिट लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, एक हम यहाँ पे लेते हैं और दूसरा हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये आगे हो जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 हो गया 5 पे, और एक ले लेते हैं 3 पे, सब बराबर है, ठीक है। और एक 1 पे ले लेते हैं इतनी दूरी पे। तो इसको हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 4 है, ठीक है। और आप आगे भी खींच सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत हो। यहाँ पे -1, -2, -3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है √5 की वैल्यू, ठीक है। √5 यानी कि करड़ी में 5, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे अभी ऊपर यूज करेंगे। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इतना ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको हम निकालेंगे। क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्केल का यूज़ करना है। और देखिए यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे इसको सेंटर हम मान लेते हैं 0 को, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की एक लेंथ को ड्रा करते हैं हम, ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक। इसको नाम दे देते हैं, चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे हो गया बी पॉइंट। अब चूँकि ये 1 है तो एक यहाँ पे भी हम इसको ड्रा कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 90 अंश के कोण पर इसको हम ड्रा करते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूनिट लेंथ ली है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, जिससे आपको बड़ा दिखाई दे। अगर आप 1 सेंटीमीटर पर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर प्रति से नाप के आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से OB जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, OB यहाँ पे अगर हम देखें OB हमारी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 यूनिट है। और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे पॉइंट A, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, इसको ध्यान दीजिएगा। O और AB क्या है हमारा, AB यहाँ पे हमने एक यूनिट डिजिट लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। ये अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो रूट में आएगा हमारा 5, और ये वाली जो लेंथ होगी OA, ठीक है, यहाँ से अगर हम खींचें OA तो ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी, √5, ठीक है। ये हमारी लेंथ जो है √5, ठीक है। अब देखिए OA को अगर हम इस लाइन पे लेके आएँ तो OB से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे है। अगर इसको हमें दिखाना है कि √5 इस नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा, तो उसके लिए सबसे जो अच्छी टेक्निक है वो ये है कि एक प्रकार इस तरीके से आप लें और इसकी नोक को यहाँ पे आप रखें, ठीक है, और यहाँ से इसको इस पॉइंट तक फैला लें, ये पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक हो जाए। और उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएं इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से होता हुआ एक आर्क लगाएं, और ये आर्क जो है जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को कट करता है वही पॉइंट हमारा मान लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, ठीक है। तो इसी P पॉइंट को हम बोलते हैं √5। अच्छा, √5 क्या है, वो 2 से
आगे है इसलिए ये 2 से बड़ा होगा। तो ये पॉइंट जो होगा √5 का होगा। ठीक है, ये √5 की लेंथ है। अगर संख्या रेखा पे √5 को पूछे किस पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, P वाला पॉइंट हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट ऊपर थोड़ा सा करके, बिंदु P संख्या, ठीक, √5 को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने समझ लिया किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर आपको √3 का निकालना है तो हम क्या करते हैं, √3 का निकालने के लिए सबसे पहले हमें √2 निकालना होगा। ठीक, √2 को किस तरीके से निकालेंगे, √2 को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमने 2 यूनिट ली है, 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट इसके एकदम लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इन दोनों को करके हम इसको मिला देंगे तो हमें √2 मिल जाएगा। जब √2 हमें मिल जाएगा तो √2 के परपेंडिकुलर, देखो √3 क्या होता है, √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 हमें मिल गया था। √2 जैसे ये हम मान लेते हैं कि √2 हमारा है, तो √2 के इसके जस्ट परपेंडिकुलर, चाहे आप उसको जो ज़्यादा होता है उसका यूज करके आप 90 अंश पे एक यूनिट लेंथ ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये आपका √2 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी √3 बन जाएगा। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।